नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आप सभी जानते हैं दिल्ली में चुनाव है, प्रचंड ठंड है, लेकिन इसके बावजूद चुनावी गर्माहट भी आसमान छू रही है। इस प्रकार की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है और इसी स्थिति के बीच एक किताब आती है जो दिल्ली मॉडल की बात करती है, गवर्नेंस की बात करती है। और ये किताब गुजरात मॉडल से दिल्ली मॉडल का एक कंपैरिजन भी पेश करती है। ये किताब इस वक्त मेरे पास मौजूद है। यह किताब कहती है विकसित भारत के निर्माण का एक साहसिक पथ प्रदर्शक। और जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये दिल्ली मॉडल और अरविंद केजरीवाल बाकायदा न सिर्फ इसमें नजर आ रहे हैं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने और पूरी टीम ने इस किताब को इसका विमोचन भी किया। अब ये किताब आपके लिए भी अवेलेबल है और ये जो किताब है दरअसल चोट करती है जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त दिल्ली चुनाव के वक्त देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप उन सब को लेकर भी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि किताब के प्रस्तावकों में जो नाम सामने आते हैं उनमें से एक नाम है पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी का, जो कहते हैं कि यह उन लोगों के लिए एक आकर्षक नमूना है जो हमारे नागरिकों की जनशक्ति को भारत की विकास प्रक्रिया के केंद्र में रखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यह किताब किन्होंने लिखी है, तो मेरे बगल में ही बैठे हुए हैं। आप इनको टीवी में डिबेट्स में देखते हैं, चर्चाओं में सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में इनका नाम शुमार है। जैस्मीन शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दर्शकों को बता भी दूं। आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की, उसके बाद सोचा कुछ करना है, आम लोगों के लिए कुछ करना है, तो एक एनजीओ में शामिल हो गए। बिल्कुल इन्होंने मुझे शुरू में बताया कि 3 इडियट्स की तरह इनको भी ख्याल आया कि नहीं, ये नहीं करना, कुछ करना है आम लोगों के लिए ताकि उनके जीवन में कुछ बदलाव ला पाए। इसके बाद मास्टर्स इन्होंने किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 2 साल, अब 4 साल, इनफैक्ट 4 साल 2 पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ मिलकर दिल्ली गवर्नमेंट को ज्वाइन करने से पहले ये काम कर चुके हैं पब्लिक पॉलिसीज पर। और तब दिल्ली मॉडल की बात अगर जैस्मीन शाह कर रहे हैं तो ये अपने आप में अहम हो जाता है कि क्या बताना चाह रहे हैं। और आपका मैं स्वागत करती हूं जैस्मीन जी। और सबसे पहले तो मैं इसी सवाल के साथ, ये क्यों आपको ख्याल आया कि ये किताब दिल्ली मॉडल विकसित भारत के निर्माण का एक साहसिक पथ प्रदर्शक ये लिखी जानी चाहिए? ऐसा क्या दिखा आपको? पहले तो मुझे शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल पूछा कि ये किताब लिखने की नौबत क्यों पड़ी, क्या मंशा थी? देखिए, जब 2015 में आम आदमी पार्टी एक प्रचंड बहुमत से जब सरकार बनी थी, 67 सीट आई थी 70 में से। भारत के इतिहास में किसी पार्टी को इतना जनादेश नहीं मिला था। तब एक शब्द का इस्तेमाल किया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि हमारा जो वादा है दिल्ली के लोगों के लिए वो है व्यवस्था परिवर्तन। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई थी जो केवल 2 साल की पार्टी थी और उन्होंने जो बातें कही तब दिल्ली के लोगों के दिल में बस गई। उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा कि हम आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं इन मुद्दों पे काम नहीं करती हुई दिख रही थी, केवल आइडियोलॉजिकल बैटल्स में थी। तो उन्होंने ये वादे किए थे। अब क्योंकि 10 साल हो गए हैं, बीच में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत दिल्ली के लोगों ने दिया, तो 10 साल में वाकई में ग्राउंड पे क्या हुआ, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ और किस सोच के आधार पे आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया, उसको मैं लिखना चाहता था। लेकिन दूसरा इसका यह भी कारण था कि जो मैं मानता हूं कि दिल्ली मॉडल ने आज देश को एक ऐसा बेंचमार्क दिया है, भले वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, तमाम ऐसी स्कीम्स लाई हैं जो देश में कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। और मैं मानता हूं कि अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप सारे राष्ट्र को देख लीजिए, सारे स्टेट्स को देख लीजिए, राज्यों को, तो केवल मुझे जो लगता है कि दिल्ली मॉडल एक रोड मैप देता है जो वाकई में भारत को विकसित भारत बन जाए। अच्छा, लेकिन ये तो सिर्फ 10 साल हुए हैं जी, है ना? 10 साल के भीतर आपने ये सोचा कि यही है जो ये गवर्नेंस का तरीका है, जो कामकाज है, यही विकसित भारत 2047 तक के रोड मैप तक हमें पहुंचा सकता है। लेकिन इसी दिल्ली मॉडल को लेकर के तो प्रश्न भी है ना। मैं एक आम अगर मैं ये बुक पढ़ना चाहूं एक आम रीडर की तरह, तो मैं इस बुक को क्यों पढूं? क्योंकि मेरे सामने तो वो तमाम प्रश्न भी हैं जो ये कहते हैं कि भले आप कितना गुणगान कर लें, लेकिन ऐसी बहुत सी कमियां हैं। पानी
की बात आपने की, पानी के वक्त हम देखते हैं दिल्ली में हाहाकार मचा होता है गर्मियों में, खासकर गंदा पानी एक अपने आप में समस्या है। बिजली उसमें काम हुआ है, 24 घंटे बिजली की बात, उसको लेकर के शिकायतें नहीं आती हैं। लेकिन फिर शिक्षा व्यवस्था, हाईकोर्ट की टिप्पणी भी उसमें आती है। तो ये तमाम चीजें रखने के लिए एक बाकायदा आपके ओपोनेंट्स मौजूद हैं जो आप पर सवाल खड़ा करते हैं। तो एक आम आदमी उसको देखे कि वो क्या कह रहे हैं और या इसे पढ़ें कि सिर्फ इस किताब में है जो सही है, वो प्रूफ क्या है मेरे सामने? देखिए, कहीं ना कहीं मास मीडिया या सोशल मीडिया अगर आप देख लें तो अगर आप पढ़ो, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन सच कह रहा है या क्या सच्चाई, कितना काम हुआ है नहीं हुआ है। तो मेरा जो पूरा पर्पस था इस किताब के पीछे, और इसलिए आप जैसे आपने बात करी, रघुराम राजन और कई सारे अन्य लोगों ने इस पे एंडोर्समेंट दिया है। मेरा पर्पस था कि फैक्चुअल रिकॉर्ड, तथ्यों के आधार पर, और आप देखेंगे इस किताब में करीबन 50 पन्ने केवल रेफरेंसेस और साइटेशंस हैं। तो तथ्यों के आधार पर ये कहानी बयां की जाए कि वास्तविकता में दिल्ली में क्या काम हुआ है। मैं शुरुआत में कहता हूं, तथ्य कैसे शामिल किए आपने? मतलब आम लोगों की जुबानी है, क्या है? नहीं, तथ्य सारे सरकारी, देखिए तथ्य सरकारी रिकॉर्ड्स के अंदर होते हैं। कई बार आरटीआई के माध्यम से बाहर आते हैं, कई बार सरकारी इतने डॉक्यूमेंट्स में होते हैं कि आम जनता तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैंने सारे रेफरेंसेस दिए हैं, कोई भी देखना चाहे, अगर किसी को क्वेश्चन करना चाहे तो आप जाके इसके ओरिजिनल रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। लेकिन अच्छा, मैं शुरुआत में, किताब की शुरुआत में ही लिखता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी एक सेक्टर को हमने परफेक्ट कर दिया, लेकिन जो 10 कमियां या 100 कमियां थी उसमें से 80%, 90% आज काम हो गया है। मैं आपको एक दो उदाहरण दे दूं। 10 साल पहले अगर मैं आपसे पूछता या कोई भी कहता कि क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी बेहतर हो सकते हैं, क्या कभी हम सोच भी सकते हैं कि लाखों की तादाद में बच्चे प्राइवेट, महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन छोड़ करके सरकारी स्कूल में आएंगे? क्या 2000 से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से नीट और जेईई की परीक्षा पास करेंगे? तो ये तमाम काम हुए। 24 घंटे और मुफ्त बिजली देना कभी किसी ने सोचा नहीं था कि संभव भी है। हेल्थ की बात कर लें तो फ्री एंड वर्ल्ड क्लास क्वालिटी हेल्थ केयर, जो मोहल्ला क्लिनिक में हमारे लगभग 2 करोड़, और ये सरकारी आंकड़े हैं, 2 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स को फ्री इलाज मिलता है हर साल, फ्री दवाई, फ्री टेस्ट और फ्री जांच। तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। महंगे से महंगा आज इस पर भी डेटा है आपके पास? सब कुछ है, सब कुछ जैसे मैंने कहा तथ्यों के आधार पे हैं। आप सारी चीजें फैक्ट कर ले, और मैं आपको, क्योंकि अब 1 महीना हो गया लगभग इस किताब को, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि 1 महीने में तमाम जर्नलिस्ट ने भी पढ़ा है, हमारे विरोधियों ने भी पढ़ा है, एक भी डेटा पॉइंट अब तक डिस्प्यूट में नहीं आया है कि एक भी चीज यहाँ पे गलत है। तो मैं और मैंने ये, इसलिए मुझे ये करीबन 2 साल की प्रक्रिया थी कि तमाम ऑथराइज्ड सोर्सेज के आधार पर ये मैं किताब लिखूं ताकि जनता के बीच में सच्चाई पहुंचे। इससे आप अग्री कर सकते हो, आप कह सकते हो कि नहीं कम काम हुआ और ज्यादा करना चाहिए। मैं इस बात को लेकर के इसलिए मैं देख रही हूँ प्रस्तावना जिन लोगों ने लिखी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो जैसा मैंने बताया रघुराम राजन जी हैं, वो क्या लिखते हैं, मैं एक ही का जिक्र करती हूँ क्योंकि बाकी न्यायमूर्ति मदन लोकुर जी हैं, पूर्व न्यायाधीश, आप जानते हैं सभी सर्वोच्च न्यायालय के। कार्तिक मुरलीधरन जी हैं, लेखक, प्रोफेसर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो। और प्रस्तावना अगर कोई लिख रहा है तो वो एक क्रेडिबिलिटी की भी बात आ जाती है। उसमें जो रघुराम राजन जी लिखते हैं दिल्ली मॉडल एक बहुत ही रोचक और सुलभ माध्यम है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राशन, अन्य सरकारी सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया। उसके बाद भी उन्होंने लिखा है कुछ, लेकिन अगर ये लिख रहे हैं तो क्या ये उन्होंने ही लिखा है रघुराम राजन जी? मतलब ये तो तब लिखा होगा जब वो सेटिस्फाई होके इसे लिख रहे हैं। बिल्कुल उनका नाम है तो ये बिल्कुल मान सकती हूँ कि वो बिना इसकी तस्दीक किए, या जब तक उनको ये ना लगा हो, सेटिस्फाई ना हुए हो कि नहीं ये काम हुआ है और तथ्यों, फैक्ट्स के आधार पर जो ये किताब बता रही है, तब तक तो शायद वो लिखेंगे नहीं। तो क्या ऐसा सभी के साथ था? और ये कितना मुश्किल था इनसे? उसके पहले उन्होंने आपसे पता किया, पूछा, सवाल जवाब किए? जी देखिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। रघुराम राजन जी हैं, जस्टिस मदन लोकुर हैं, राजीव बजाज हैं, अरुण मेहरा जो यूपीए सरकार में पूर्व प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे हैं, जी। उनको भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने अपने शब्द लिखे। कोई भी अपना शब्द, कोई भी अपना नाम अगर किसी किताब से जोड़ता है तो वो काफ़ी सोच समझ कर करता है। तो बिल्कुल इन्होंने किताब पढ़ी, कई जगह पे क्वेश्चंस भी थे, वो भी मैंने सेटिस्फाई किए, और तब जाके उन्होंने लगा कि नहीं देखिए, आपके राजनीतिक विचार कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे तमाम मुद्दे जो रोजमर्रा के, मतलब आप देखिए लाखों करोड़ों जो आम आदमी उनके लिए तो यही सबसे बड़े मुद्दे हैं।
अगर इन मुद्दों पर काम किया है तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी सरकार ने किया हो, आम आदमी पार्टी क्या, कांग्रेस और बीजेपी ने भी अगर कहीं किया हो, तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और अच्छी चीज को अच्छी बोलना, इसमें मेरे ख्याल से कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने भी अपना नाम इस बुक के साथ जोड़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली मॉडल की कहानी पढ़कर अपने राज्यों में, देखिए आज केवल दिल्ली में क्यों बात होती है कि सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, बिहार में क्यों नहीं होती, गुजरात और मध्य प्रदेश जहां पे 30-30 सालों से भाजपा की सरकार है, वहां पे क्यों नहीं होती? कहा जाता है गलत प्रचार है, क्या वो कहा जाता है कि ये तो प्रोपेगेंडा है, प्रचार अभियान में माहिर रहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि गुजरात मॉडल, मैंने कुछ चीजें डिस्कस करी भी है इसमें, कि भाजपा की या वहां की जो भी सरकार है वो भी अपनी एक रिकॉर्ड लाएं कि आपने सरकारी स्कूल, क्या पहले आप वो दावा करते हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर हो गए? क्या वो दिखा सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे छोड़कर सरकारी स्कूल? मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले 20 या 30 सालों में ओवरऑल इंडिया में सरकारी स्कूल घटे हैं। केवल 10 सालों में, 2014 और 24 के बीच में 11 लाख सरकारी स्कूल थे 2014 में, आज 10 लाख हैं। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, एनरोलमेंट कम होते जा रहा है, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको शिक्षा नहीं मिल रही। तो ये वास्तविकता है। आज हम बहुत ही सीना ठोक के कहते हैं कि कोई भी आए, दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में आए, उनका स्वागत है। आप देखिए, आप टीचर और प्रिंसिपल से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि काम हुआ है कि नहीं। आप ये मान के चलिए कि जब हम आम आदमी पार्टी के हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी दिल्ली गुजरात गए और कहा कि नहीं मैं सरकारी स्कूल देखने जाऊंगा, उनको रोक दिया गया, बोलते हैं कि नहीं आपको इजाजत नहीं है, हम नहीं दिखाना चाहते कि हमारे सरकारी स्कूल की क्या हालत है। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर साफ दिखाई दे। अच्छा, ये भी बता दीजिए, जब आपने ये किताब दी, उन्होंने पढ़ी होगी, उसके बाद किसका कमेंट क्या था? कोई ऐसा क्या कहा उन्होंने किताब पढ़ने? नहीं, जो उन्होंने लिखा है, देखिए बहुत बिजी लोग हैं ये, तो उनके लिए एक पैराग्राफ लिखना, उनकी सोच, तो जो एग्जैक्टली उन्होंने, क्योंकि इसमें पब्लिशर पेंगुइन है, उनकी भी एक रिगरस प्रोसेस होती है, तो जो उनको कहना था, लिखना था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वैसे ही प्रिंट हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग उसे पढ़े, लेकिन उससे ज्यादा जो तथ्य हैं, जो कहानी है कि कैसे 10 साल के अंदर, देखिए आपने जो कहा कि रोड मैप की बात भी करी आपने, और मैं एक चीज केवल इसमें कहना चाहता हूं कि हमें भी जब 2015 में आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली में, तो हमें भी लगा था कि 70 साल हो गए हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं बदली है, तो मे भी बहुत मुश्किल होगा, मे भी हमें भी 15-20 साल लगेंगे। लेकिन जब हम काम करने आए और मैंने बताया कि कैसे एक एक करके क्या हमने फैसले किए और कैसे बदलाव आया, मात्र 5 साल में पूरा रूपांतर होना शुरू हो गया दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। और यही एक, दिस इज अ स्टोरी ऑफ होप। मैं कई बार कहता हूं कि इस बुक को पढ़ के कई लोग, देश भर के लोगों को यह विश्वास होगा कि नहीं, अगर दिल्ली की एक आधी अधूरी सरकार, क्योंकि हमारे पास सारे पावर्स भी नहीं है, अगर आधी अधूरी सरकार इतना काम कर सकती है, तो भाई साहब हमारे राज्य में हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती? हम भी क्यों नहीं चाहें कि हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी बेटर परफॉर्मेंस दे? स्वास्थ्य में हमारा 1 रुपया भी नहीं खर्च होना चाहिए, सारा स्वास्थ्य का जो खर्चा है या सुविधाएं वो हमें सरकारी सिस्टम से मिलनी चाहिए। 24 घंटे और मुफ्त बिजली हमें भी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो मैं चाहता हूं कि वोटर्स ये सवाल अपने सरकारों को पूछे आफ्टर स्टडिंग द दिल्ली मॉडल। अच्छा, मैंने कुछ बुक मार्क्स भी इसमें लगाए हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एडिशन दोनों मौजूद हैं इस किताब के, तो आप इसे हिंदी आज ही आया है, आज ही आई है। चलिए, आपको बहुत बहुत इसके लिए मुबारक भी हो। तो ये जो मैंने कुछ बुक मार्क्स लगाए हैं जैस्मीन, इसमें एक वॉर एंड करप्शन, और जब अब वॉर एंड करप्शन अंदर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा मैं इसके जरूर समराइज तरीके से मैंने इसको जानने की कोशिश की, तो वॉर एंड करप्शन, इसमें भी आप कहीं ना कहीं उनको एक लीड देते नजर आते हैं अपनी इस किताब में। लेकिन इस मामले में तो खुद कैग, दो कैग रिपोर्ट्स के हवाले से आम आदमी पार्टी, या ये यूं कहूं कि एक तो ये शराब घोटाला और फिर दूसरा ये जो शीश महल के आरोप लगे, क्या उससे पहले ये किताब लिखी गई? इसलिए भी मैं ये मानकर चलूं कि शायद उस स्टडी के बाद आपकी सोच इस पर कुछ बदलती, क्योंकि आप एक तरीके से क्लीन चिट देते नजर आते हैं वॉर एंड करप्शन के मामले में अरविंद केजरीवाल पर, जबकि वो खुद कोर्ट से, आपको पता है, पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुए हैं। देखिए, आपने अहम सवाल पूछा, लेकिन इसमें ये सारी चीजें हो चुकी थी, उसके बाद ये किताब लिखी गई। तो बाय द वे, इसमें दिल्ली की शराब नीति का भी पूरी तरह से जिक्र है कि क्या मंशा थी, कैसे ड्राफ्ट की और कैसे उससे सरकारी रेवेन्यूज डबल होने वाले थे, लेकिन भाजपा ने सीबीआई, ईडी सब एजेंसियां डाल दी और कैसे न कैसे उस नीति को रोक दी। लेकिन मैं आपके पहले सवाल पे आता हूं, 2026 करोड़ का तो उसमें नुकसान हुआ, ये कहा जाता है ना? जी नहीं, ये तो कैग रिपोर्ट है। नहीं, कैग रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। ये व्हाट्सएप के माध्यम से सो कॉल्ड कैग रिपोर्ट सर्कुलेट करी जा रही है।
मैं दावा करता हूं कि आप कैग की वेबसाइट पे जाइए, आपको कहीं ये नहीं ये तो दिखेगी। हाई कोर्ट की भी टिप्पणी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जैस्मिन, की क्यों नहीं रखा गया विधानसभा के भीतर? नहीं तो कैग ये है, तो अब आप कह रहे हैं कि देखिए कैग की रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में पेश होनी है, तो मैं वही कहता हूं कि कैग की रिपोर्ट की जो एक समय सिस्टम होती है, प्रोसेस होती है, तो जरूर पेश होगी और उस पर तभी भी चर्चा होगी। लेकिन मैं पहले वॉर ऑन करप्शन जो आपने मुद्दा छेड़ा, देखिए ये हमें याद करना होगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ था, और जब सरकार बनी थी तब सबसे नंबर 1 एजेंडा करप्शन था। तब दिल्ली सरकार के अंदर, केजरीवाल जी के अंदर एंटी करप्शन ब्रांच आती थी, और यह भी था कि हम एक जन लोकपाल बिल पास करेंगे। ये हमारे 2 मेन वेपन्स थे, जैसे हम कह रहे थे। हुआ क्या, 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्स भेजी और एसीबी का कब्जा ले लिया, एक नोटिफिकेशन जारी किया और कब्जा ले लिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी के पास एसीबी हो। जन लोकपाल बिल की भी यही कहानी है, पहले साल में ही दिसंबर 2015 में पास हो गया, लेकिन क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है, उसके हर बिल को एमएचए का अप्रूवल चाहिए होता है, केंद्र सरकार का, और आज तक उस जन लोकपाल बिल को अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन मैं यहां पे जो एग्जांपल्स देता हूं कि इसका ये नहीं मतलब है कि हमने हार मान ली। इसके बाद जो हम स्कीम्स लाएं, देखिए कई बार एक रिटेल करप्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि जो रोजमर्रा का काम होता है, कभी आप सरकारी दफ्तर जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हो, कुछ दस्तावेज बनाने जाते हो, तब एक ब्रोकर आता है, कब एक सिस्टम आता है। तो हमने ऐसी स्कीमें लागू करी जो आज तक देश में नहीं हुई। जैसे हमने 2018 में, मुझे याद है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम लाई। पहली बार 100 से ज्यादा जो सरकारी सेवाएं हैं, हमने कहा लोगों को, दिल्ली के लोगों को, कि आपको सरकारी दफ्तर नहीं जाने की जरूरत है, आप कॉल कीजिए, कोई मोबाइल टैबलेट लेके आपके घर पे आके सारा काम कर लेगा। सिमिलरली दिल्ली पहला ऐसा राज्य बना 2021 में जहां पे मैनुअल ड्राइविंग टेस्ट नहीं होते, कोई आपको आरटीओ नहीं जाना पड़ता और आपके साथ किसी को नहीं बिठाना पड़ता और फिर उसको पैसे देने पड़ते, ऐसा काम नहीं होता। आपके यहां पे हमारे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट है, आप जाइए, कैमरा और सेंसर से आपकी पूरी ड्राइविंग की चेकिंग होगी और एक ऑटोमेटेड सर्टिफिकेट बनेगा कि आप पास है या फेल है। तो ये सारे काम हमने इसलिए किए क्योंकि हम करप्शन पर काबू करना चाहते थे। अब आपने कहा कि इतने सारे आरोप लगे, देखिए ये खूबी है हमारे सिस्टम की कि 2 साल से, करीबन 2022 में कथित शराब घोटाले के आरोप लगना शुरू हुए। पिछले 2 साल में जितना पॉलिटिकल वेंडेटा, जितना टारगेट किया गया आम आदमी पार्टी को, मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में किसी को टारगेट किया गया। लेकिन 2 साल के बाद आज हम कहां खड़े हैं? आपने बड़े बड़े 4 नेताओं को जेल में डाल दिया। 2 साल इतनी जांच है, इतनी रेड हुई, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 रुपए तक की अभी रिकवरी नहीं हुई, ना कोई तथ्य मिला है। और जब सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल जी को जब बेल दी सुप्रीम कोर्ट ने, तब क्या कहा कि ये पूरा केस राजनीतिक द्वेष से प्रेरित लग रहा है और तोता मैना कहा गया सीबीआई और ईडी को। तो अगर 2 साल के बाद भी अगर 1 रुपए का भी घोटाला हुआ होता तो 2 साल में तो आप सारा तथ्य निकाल देते। 2 साल के बाद आज आप कुछ भी नहीं सिद्ध कर पाए, इसका मतलब यह है कि आप केवल और केवल राजनीतिक द्वेष से ये सारे केस कर रहे थे। और ने फिर भी अरविंद केजरीवाल पर ऐसी शर्तें लगाई कि आज के डेट में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ भी जाती है तो कल वो सीएम होंगे नहीं होंगे, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। नहीं, ये गलत फहमी है। देखिए कुछ शर्तें जरूर लगाई हैं जो नॉर्मली बेल की प्रोसेस में होती है, लेकिन कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही कि वो सारी फाइलें साइन कर सकते हैं जो एलजी साहब तक जाएगी। अब दिल्ली में आप ये समझिए कि पिछले 10 सालों में, और ये देश जानता है कि हर साल भाजपा की केंद्र सरकार और एलजी ने सारी ताकतें अरविंद जी से लेने का ही काम किया है। आज तक भी, इससे पहले भी, ये शराब घोटाले के केस के पहले भी जितनी भी फाइलें अरविंद केजरीवाल जी या मुख्यमंत्री दिल्ली के साइन करते हैं वो एलजी साहब तक जाती है। तो कोई बदलाव नहीं आया। और मैं कह रहा हूं कि आपने इतने सारे ऑब्स्टेकल्स जो डाले हैं, बाधाएं डाली, उसके बावजूद ये सारे काम हुए हैं। मेरा ये लिखने का मतलब मकसद ये भी था कि जो काम वाकई में ग्राउंड पे हुए हैं उसको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, एक प्रायोरिटाइजेशन था। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा 40% बजट दिल्ली सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च होता है, निवेश होता है। देश की कोई भी सरकार, आजाद भारत में कोई सी भी ऐसी राज्य सरकार नहीं है जो 40% शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च करती है। तो ये सवाल तो वाजिब है कि क्यों नहीं खर्च करती। क्या हमें लगता है कि भारत ऐसे ही विकसित हो जाएगा? क्या हमें अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए, हमारे लोगों को स्वस्थ नहीं करना चाहिए? तो ये सारे मापदंड आज दिल्ली मॉडल ने देश को दिए हैं। 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए बस यात्रा, अब हम कह रहे हैं महिलाओं के लिए सम्मान योजना आने वाले समय के लिए। तो ये तमाम स्कीमें जो कभी लगता था कि नहीं सरकारें ये काम नहीं कर सकती, तो आज दिल्ली में ये हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से यही कहानी
लोगों तक पहुंचे, ये मेरा मकसद तो इससे तो रेवड़ी से जोड़ा जाता है, आपने उसका भी जिक्र किया है कि कैसे ये जो बेनिफिट्स हैं बिल्कुल वो जो मिलने चाहिए उसको रेवड़ी बता करके इन चीजों को फिर इसे पॉलिटिसाइज किया जाता है, उस पर भी आपने कुठाराघात किया है इस किताब में। बिल्कुल। और उसे पेश कैसे किया गया जस्मिन, मैं तो ये जानना चाहती हूँ किस तरीके से। देखिए, मैं दिल्ली मॉडल की पहले परिभाषा दे दूं, है ना, क्योंकि उसी से आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस वो है जिसमें हम मानव पूंजी पे निवेश करने में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। भारत की 140 करोड़ की आबादी, और अगर हम अपने लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर उनको नहीं पढ़ाएंगे, उनकी स्वास्थ्य जरूरतों पे नहीं खर्च करेंगे, तो देश कैसे विकसित होगा। तो एक पहलू वो हो गया। दूसरा, हम विश्वास करते हैं कि जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास या गरीब तबका है, उसके लिए हम एक सोशल सेफ्टी नेट, कि आज की तारीख में देखिए भारत में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इस तमाम आंकड़े सारे बताते हैं कि गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि बेसिक सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप दे पाओ, अगर आपका बजट इसकी मंजूरी देता है तो आपको जरूर देना चाहिए। गरीबों और मिडिल क्लास के परिवार में आप और मैं जानते हैं कि आज महंगाई कहां तक पहुंच गई है। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है पूरे देश भर में। दिल्ली में 2.2% है जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर, और देश में 4.8% है, आधे से भी ज्यादा कम है दिल्ली में। तो अब हमने ये सारी रेवड़ियां कैसे दे दी, राइट? इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक यही है कि हमने जनता के पैसे बचाए। पहले हमने बजट, दिल्ली का पहली बार बजट 10 साल के अंदर 2.5 गुना हो गया। मैं आपको एक केवल आंकड़ा दे दूं। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने अपने पिछले लास्ट 5 इयर्स में दिल्ली सरकार का बजट हर साल 1000 करोड़ बढ़ाया, 25,000 से 30,000 करोड़ हुआ। हमने पिछले 10 साल में इस 30,000 करोड़ के बजट को 75,000 तक पहुंचा दिया। मतलब हर साल लगभग 4,500-5,000 ज्यादा वृद्धि हुई। कैसे हुई? क्योंकि हमने एक ईमानदार सरकार चलाई, तो सरकार का राजस्व बढ़ा। दूसरी तरफ हमने जो सारे फिजूल खर्चे होते हैं, देखिए सरकार अगर कोई कह दे कि नहीं हमारी सरकारों के पास पैसा नहीं है जनता को सुविधाएं देने के लिए, थोड़ी फ्री बिजली हो गई, थोड़ा मुफ्त पानी हो गया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, तो ये झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि नहीं सरकार के पास पैसा नहीं है। हमने बहुत सारी फिजूल खर्ची खत्म की। अगर पैसा है, आप क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और आप उस मॉडल की भी बात कर रहे हैं कि यही मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो फिर मैं आपको एक फैक्ट भी और उसके आधार पर आप जवाब दीजिए। राजधानी कर्ज में डूबती जा रही है, आरबीआई ने कहा। ये आरबीआई ने आंकड़े बाकायदा इसको दिए हैं। बताइए। 2020 में 3,631 करोड़ का कर्ज था, वो 2021 में एक साल के भीतर 9,464 करोड़ पर आ जाता है। उसके बाद ये 2022 में फिर अगले साल देखिए 9,000, लगभग 9,500 से ये लगभग 15,500 पे पहुंच जाता है। और 2025 का अनुमानित आंकड़ा ये कहता है कि ये लगभग 16,000, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताऊं तो 15,881 करोड़ का ये यहां तक पहुंच जाएगा। देखिए, तो ये फिर आप कह रहे हैं कि हमने उस बजट को कैसे संभालने का काम किया, लेकिन ये तो बताता है कि आपके ऊपर तो कर्जा बढ़ता जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, और आप किसी भी अर्थशास्त्री से बात कर लीजिए, हर सरकार, बाय द वे आपको पता है कि केंद्र सरकार कितना कर्ज लेती, क्योंकि ये रिलेटिव होता है कर्ज। पिछले साल केंद्र सरकार का बजट था 45 लाख करोड़, उसमें उन्होंने कर्जा कितना लिया? करीबन 10 लाख करोड़। 30% अपने बजट का तो केंद्र सरकार हर साल कर्जा लेती है। ये कितना प्रतिशत हुआ? तो अब मैं बताता हूं, दिल्ली, देखिए किसी भी सरकार का आप देखना चाहे कि कितना ऋण या कर्जा बढ़ रहा है, घट रहा है, वो केवल वैल्यू से नहीं होती है, लेकिन डेट टू जीडीपी रेशियो जो होता है कि आपका ऋण आपका जीडीपी का कितना हिस्सा है, दैट इज द रेशियो टू लुक एट। दिल्ली में 2015 में जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो था वो 7% था, ठीक है। आज की तारीख में 2024 में ये घटकर 4% हो गया है। भले आपके आंकड़े कम ज्यादा होंगे, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है। लेकिन तो आपकी डिपेंडेंसी भी तो बढ़ गई है केंद्र सरकार पर 3 गुना। जो आप जब आए थे तब और अभी का देखा जाए तो आप 3 गुना बढ़ गए। मतलब आपको 3 गुना मदद चाहिए जो उस वक्त मदद चाहिए होती थी 2015 में। ये एक आंकड़ा है। एक आंकड़ा ये कहते हैं ऑन एन एवरेज कमाई जो है दिल्ली सरकार, और अगर बाकी राज्यों, पूरे देश में पैन इंडिया अगर बाकी राज्यों की आप बात कर लें और दिल्ली की बात करें, तो एक आंकड़ा ये कहता है कि बाकियों में 6.47, लगभग 6.5% की कमाई होती है जो हमारी जीडीपी है स्टेट्स की उस हिसाब से। लेकिन दिल्ली, हाँ, टैक्स कलेक्शन, और जो हमारा दिल्ली है वो आधे से भी कम, 2 पॉइंट समथिंग पर है। तो ये 4-4.5% आधे से कम है बाकी स्टेट से। तो ये नहीं, तो मैं आपको दोनों चीजें बता दूं।
मैं वापस कहता हूं कि डेट टू जीडीपी रेशो देखना चाहिए कि आपका कुल ऋण आपके कुल जीडीपी के कितना रेशो में है, और उसमें दिल्ली देश में सबसे कम है। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा, दिल्ली का डेट टू जीडीपी रेशो 2024 में 4% है। पता है एवरेज कितना है सारे स्टेट्स का? 27.5%। इसमें गुजरात भी आ जाता है, गुजरात भी कहीं 20% पे, और मध्य प्रदेश नहीं, पॉपुलेशन नहीं, इसलिए देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ओवरऑल वैल्यू मत देखिए, डेट टू जीडीपी। अगर आपका पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपका जीडीपी भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका डेट उससे ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत है। सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो 20% से कम होना चाहिए, दिल्ली का 4% है। तो ये आप देखिए, ये मत देखिए कि आंकड़ा हर साल 1000-2000 बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। डेट टू जीडीपी में आज तो देश में सर्वाधिक तो नहीं बढ़नी चाहिए जैस्मिन, जब डिपेंडेंसी आपकी जो बढ़ रही है, डिपेंडेंसी कतई नहीं बढ़ रही। मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए सार दल सार अगर आपने मान लीजिए कि किसी साल आपने मेट्रो का बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कर लिया, तो निश्चित तौर पे सरकारें लोन लेती है, और लेकिन उसे चुका देती है अगले साल, इसलिए ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो आपको ये आंकड़ा देगी। दूसरा, आपने टैक्स की बात करी, मैं तो आपको आंकड़ों के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली में टैक्स का रेवेन्यू इतना बढ़ गया कि पहले 30,000 करोड़ हुआ करता था, 10 साल में 75,000 करोड़ हो गया। तो अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आप बाकी से इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम है, लार्जली सर्विसेज बेस्ड सेक्टर है, तो कुछ अंतर होते हैं, लाइक टू लाइक कंपैरिजन कभी नहीं पॉसिबल होता है। तो फिर ये जो इमामों को सैलरी नहीं देना, ये जो गेस्ट टीचर्स हैं उनका एक अलग से प्रदर्शन और आंदोलन, तो ये स्थितियां फिर क्यों हैं? नहीं, अब दूसरे मुद्दे हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो वादे या जो सैलरीज जानी चाहिए थी वो दिल्ली सरकार नहीं देना चाहती। कहीं ना कहीं आप बोल दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स होते हैं, तो कुछ महीने, जैसे इमामों की आपने जो बात करी, लेकिन जो गेस्ट टीचर्स का मुद्दा, उनका सैलरी का मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा है रेगुलराइजेशन का। आप भी जानती है कि दिल्ली में जो तमाम अफसर को अपॉइंट करने का और ये सारी चीजें केंद्र सरकार के अंदर आती है, एलजी साहब के अंदर आती है, और आप देखेंगे इसलिए गेस्ट टीचर्स को भी पक्का नहीं किया जा रहा। हम कह रहे हैं बस मार्शल्स को पक्का किया जाए, 10,000 से ज्यादा बस मार्शल स्ट्राइक्स पे हैं। क्यों? क्योंकि एलजी साहब और केंद्र सरकार पक्का नहीं करना चाहती। तो जो मुद्दे जो हमारे पावर या अधिकार क्षेत्र में हैं, उन तमाम चीजों पे हमने जो काम किए हैं उसी को मैंने इस किताब में एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहती हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपसे जानना। आपने एक कंपैरिजन दिल्ली मॉडल और एक गुजरात मॉडल जो 2014 में जिसके बूते नरेंद्र मोदी सरकार आई और इतना बड़ा जो फेम उस वक्त चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी के पास, वो उसी की बदौलत था, उसका एक कंपैरिजन भी पेश किया है। ये कंपैरिजन जैस्मिन क्या कहता है? आपने तो पूरी तरीके से एक फेलियर करार दिया है। नहीं, पूरी तरह से नहीं, मैंने जो वास्तविकता, देखिए मैं वापस कह दूं कि इस किताब में मैंने हर आंकड़े वही रखे हैं जो सार्वजनिक हैं, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। और उस आधार पर जब आप देखें, और ये कहानी केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखेंगे बड़े बड़े अर्थशास्त्री, अमर्त्य सेन तक इस पे काफी कुछ लिख चुके हैं, जॉन ड्रेज हैं, कई सारे अर्थशास्त्री हैं। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल में क्या अंतर है। गुजरात मॉडल ने इसलिए बहुत ज्यादा अटेंशन ये किया था कि उसमें जो आपका जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, वो बहुत हाई है ना, वास्तविक स्तर पे। और मैं मानता भी हूं कि एवरेज इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसे 2% ज्यादा है। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? इसका नॉर्मली तो ये मतलब होना चाहिए कि सबके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अब आती है सच्चाई। गुजरात मॉडल में अगर आप देखें तो लगभग ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने ऐसे ऐसे रेवड़ियां, मैं कहूंगा क्योंकि इसे भी रेवड़ी कहते हैं, कि अगर आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ करते हैं, उनको आप बोल दीजिए कि 1 रुपए प्रति एकड़ में लैंड दी जाती है गुजरात में, आप सेल्स टैक्स माफ कर लेते हैं, हजारों करोड़ के लोन केवल 1% इंटरेस्ट में दे देते हैं। तो सरकार ने इतना सारा, आप जो कहते हैं कि लुभावनी रेवड़ियां दी हैं, अब उसके बदौलत ये तो होना चाहिए कि आम लोगों तक भी ये एक प्रॉस्पेरिटी जानी चाहिए। लेकिन गुजरात की अगर आप एवरेज वेज देखें, एवरेज आय, आम आदमी की आय, तो केवल आज की तारीख में 2024 के आंकड़े बता रहा हूं, 270 रुपए प्रति दिवस है, जो देश में 20 राज्यों में से 19वें में आती है। एवरेज इंडिया की पर एवरेज वेज जो है, रूरल वेज है 350 रुपए, और दिल्ली और अगर आप केरल की बात कर ले तो करीबन 650-700 तक है। तो आम आदमी तक वो इकोनॉमी या प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि नहीं पहुंची है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, क्योंकि आपने अपने बजट का बड़ा हिस्सा बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन या ये सारी चीजों पे खर्च कर दिए, तो आपके पास हेल्थ या एजुकेशन पे तो निवेश करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। आंकड़े बताते हैं, आरबीआई के आंकड़े, कि देश में जितनी भी राज्य सरकार हैं उसमें से सबसे कम
लोगों के, आम जनता के हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करने वाली गुजरात सरकार है। और इसी कारण आज की तारीख में कुल 30,000 सरकारी स्कूल हैं गुजरात में, उसमें से 10,000 में केवल टिन के पट्टे पे सरकारी स्कूल बने हैं। 19,000 से ज्यादा टीचर वैकेंसी। आपको पता है 50% से ज्यादा बच्चे गुजरात में 10वीं के आगे नहीं जाते हैं, 10वीं से ही ड्रॉप आउट कर लेते हैं। 50% से ज्यादा। ये आंकड़ा आपका स्टडीड, ये इकोनॉमिक सर्वे, मैंने हर चीज में ये इकोनॉमिक सर्वे केंद्र सरकार का बताता है। दूसरा एक आंकड़ा मैं आपको, अच्छा दिल्ली का अगर उसकी तुलना कर लें तो दिल्ली में 95% बच्चे 10वीं से क्रॉस करके 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए जाते हैं। बाकी तमाम आंकड़ों पे अगर आप देख लें कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर, हेल्थ एजुकेशन सब अच्छा, लेकिन आर्थिक आंकड़ों में भी केवल ग्रोथ रेट को हटा दें तो सबसे कम बेरोजगारी अगर देख लें तो दिल्ली में है, वन ऑफ द लोवेस्ट। गुजरात की भी लो है, दिल्ली की भी बहुत लो है। सबसे कम महंगाई दर पूरे देश में, जैसे मैंने कहा, वो दिल्ली में है। और सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस, देखिए आम आदमी को तो मिनिमम वेज से फर्क पड़ता है। गुजरात में पिछले 10 सालों में, मैंने 10 साल की तुलना करी है, मिनिमम वेज मुश्किल से 2-3 हज़ार बढ़े हैं, 7,000 थे 9,000 हो गए। दिल्ली में हमने पिछले 10 सालों में मिनिमम वेजेस डबल कर दिए हैं। कभी देश में ऐसा नहीं हुआ कि आम आदमी के लिए किसी सरकार ने इतना काम किया। दिल्ली और गुजरात का एक फर्क भी तो है, ये कैपिटल है जी, और गुजरात एक स्टेट, ये तो राष्ट्रीय राजधानी, उसका भी एक अंतर इस पर पड़ता है। नहीं तो 2015 के पहले ये सारी चीजें नहीं थी दिल्ली में। ये भी देखिए आप, तो 2015 के पहले ना दिल्ली इतना हेल्थ एजुकेशन में निवेश करता, दिल्ली का भी मिनिमम वेज गुजरात के कंपैरिजन में था। मैं बार बार इस पूरी किताब में यही कहानी पे आता हूं कि ये सारी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर है। आपका देश को लेके क्या सपना है? क्या आप चाहते हो कि केवल बड़े बड़े फ्लाईओवर या बुलेट ट्रेन दौड़ाने से देश यूएस की बराबरी कर देगा, या पहले आप सोचोगे कि नहीं, मैं अपने बच्चों को शानदार और विश्व स्तरीय शिक्षा दे दूं, सारे लोगों को अच्छा इलाज दे दूं, बिजली पानी 24 घंटे कर लो। आप मुझे बताइए, हम दिल्ली में, अब दिल्ली के बाहर नोएडा में हैं, यूपी में आप चले जाइए, अभी समर्स जो हुए थे गर्मियों में 8-8 घंटे के पावर कट हुए हैं लखनऊ में, कानपुर में, है ना, रूरल एरियाज तो छोड़ दीजिए। तो 2024 में अगर आप 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हो, शहरों में भी नहीं दे पा रहे हो, गांवों की तो दूर की बात है, तो कैसे बनेगा विकसित भारत? अच्छा, मैं फिर एक आखिरी सवाल के साथ जैस्मिन खत्म करना चाहती हूँ इस चर्चा को, कि जो लोग दिल्ली मॉडल पर विश्वास करते हैं वो तो पढ़ेंगे खुद से, जो नहीं विश्वास करते हैं उनको आप क्या कहेंगे, क्यों पढ़ें? मैं केवल इसलिए कहूंगा कि देखिए, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती हैं, आपको आम आदमी पार्टी पसंद नहीं है, बिल्कुल मत पसंद कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, मैं मुश्किल से मुझे लगेगा आपके भी दर्शकों में से कोई होगा जो कहता होगा कि नहीं, देश में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे वास्तव में काम हुआ है। आप इसको पढ़े और आप इसको अपने राज्यों में अपनी सरकारों को भी आप पूछिए कि अगर ऐसा काम दिल्ली में हो सकता है, उतने ही पैसों में हो सकता है, और वहां पे तो आधी सरकार है, तो हमारी पूरी सरकार इतना काम क्यों नहीं कर सकती? क्या, अच्छा ये तो बता दीजिए, रिएक्शन क्या था अरविंद केजरीवाल का जब आप ये किताब लेकर के आए? मैंने लिखा है वो भी आप पर। मैंने तो जब पहली बार किताब प्रिंट हुई तब मैं उनको देने गया था, उससे पहले उनके पास ना समय था, बीच में वो कई महीने उनको गलत तरीके से फर्जी मुकदमे में जेल में भी डाल दिया गया था। तो उन्होंने जब पहली बार किताब देखी तो उनका केवल एक कहना था कि ये कहानी लिखा जाना बहुत जरूरी था। और वो बड़े खुश थे कि मैंने लिखी, क्योंकि मैं एक इनसाइडर हूँ, जितनी चीजें मैंने देखी है, जो इस बारीकी से मैंने चीजें ऑब्जर्व करी है, शायद बहुत ही कम लोगों ने करी है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि किसी ने ये मेहनत करके एक किताब लिखी, और ये फैक्ट के साथ है तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि नकारना तो आपके हाथ में है, लेकिन फैक्ट क्या कहता है कम से कम जानिए तब नकारिए। तो इसलिए पढ़िए जरूर दिल्ली मॉडल, जैस्मिन शाह की किताब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैस्मिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए News 24 के साथ।